नमस्कार। हमारा आज का विषय है नाटक का स्वरूप। नाटक किसे कहते हैं, नाटक क्या है, उसका क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है इत्यादि पर हम आज बात करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने नाटक या नाट्य शब्द की व्याख्या करते हुए इसकी व्युत्पत्ति, परिभाषा एवं उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। नाटक जो शब्द है वह संस्कृत की नट धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनुकरण करना। इस प्रकार नाटक वह विधा है जिसके माध्यम से मानव जीवन के विविध कृत्यों को हाव भावों एवं अनुकृतियों से अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात नाटक एक प्रकार से जीवन की नकल है, मानव के कार्यों की नकल है। मंच पर मानव के कार्यों की जो हाव भावों के माध्यम से नकल की जाती है, अनुकरण किया जाता है, उसे ही नाटक कहा गया है। भारतीय साहित्य में नाटक का अस्तित्व अति प्राचीन है। हमें संस्कृत काल से नाटक का अस्तित्व देखने को मिलता है और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वह इसका प्रमाण है। जो नाटक है उसको परिभाषित करने का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया है। संस्कृत आचार्य से लेकर आधुनिक विद्वानों तक ने नाटक के जो लक्षण हैं उन पर विस्तार से प्रकाश डाला है, परिभाषित किया है, उसकी विशेषताएं बताई है और उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का, निर्धारित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले बात करते हैं भरत मुनि की। भरत मुनि ने नाटक को परिभाषित करते हुए कहा है, जिसमें स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है तथा अंगों आदि के द्वारा अभिनय किया जाता है, उसी को नाटक कहते हैं। यहाँ पर भरत मुनि ने लोक का सुख दुख समन्वित होने की बात, अर्थात समाज से, अपने परिवेश से, अपने आसपास से जुड़ाव को, उनकी समस्याओं इत्यादि को उन्होंने महत्व दिया है कि लोक से जुड़ाव होना आवश्यक है और अंगों आदि के द्वारा अभिनय, और उन्होंने अभिनय को कि नाटक में अभिनेयता का गुण होना अनिवार्य है, इन दो तत्वों पर उन्होंने नाटक की परिभाषा में बल दिया है। महिम भट्ट के अनुसार अनुभाव विभाव आदि के वर्णन से जब रसानुभूति होती है तो उसे काव्य कहते हैं, और जब काव्य को गीतादि से रंजित एवं अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह नाटक का स्वरूप धारण कर लेता है। यहाँ पर उन्होंने काव्य के लिए रसानुभूति को अनिवार्य माना है, और जब काव्य को ही गीत आदि से रंजित करके, अर्थात उसमें गीत आदि को शामिल करके और फिर अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह नाटक का स्वरूप धारण कर लेता है। संस्कृत काल तक जो नाटक थे वे पद्य नाटक थे। आज जिस रूप में नाटक हमें दिखाई देता है उस रूप में नाटक का स्वरूप उस समय निर्धारित नहीं था। आज तो नाटक गद्य विधा है, लेकिन उस समय नाटक पद्य विधा ही था। तो जब तक उसे मंच पर अभिनीत नहीं किया जाता था तब तक वह काव्य था। जब तक उससे केवल रसानुभूति होती थी, सुना या पढ़ा जाता था, तब तक वह काव्य था, और जब उसे अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता था तब वह नाटक का स्वरूप धारण कर लेता था। ऐसा महिम भट्ट ने कहा है। रामचंद्र गुणचंद्र के अनुसार जो प्रसिद्ध आद्य पौराणिक ऐतिहासिक राजचरित पर आधारित हो, जो धर्म काम एवं अर्थ का फल दाता हो और जो अंक कार्य दशा से समन्वित हो, उसे नाटक कहते हैं। रामचंद्र गुणचंद्र ने अपने ग्रंथ नाट्य दर्पण में नाटक में
कई चीज़ों को शामिल किया है। एक तो वे पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्र पर बल देते हैं, जैसा कि आधुनिक काल से पूर्व प्रचलित था। नाटकों का, महाकाव्यों का जो चरित्र है वह कोई महान आदर्श चरित्र होता था। जनसाधारण से चरित्र नहीं उठाए जाते थे, अपने आसपास से चरित्र नहीं उठाए जाते थे। चरित्र कोई महान आदर्श व्यक्ति ही होता था, भले ही वह पौराणिक पात्र हो, भले ही वह ऐतिहासिक पात्र हो। तो इसी बात पर रामचंद्र गुणचंद्र ने बल दिया है। दूसरा, जो धर्म, काम एवं अर्थ का फलदाता हो, कि नाटक का जो प्रयोजन है वह क्या है, धर्म है, काम है या अर्थ है, उससे किसी न किसी चीज़ की प्राप्ति होना आवश्यक है। और जो अंक कार्य दशा से, नाटक में अंकों का होना अनिवार्य है, उसमें कार्य व्यापार का होना अनिवार्य है, दशा उसकी कुछ अवस्थाएं निर्धारित की गई है उनका होना अनिवार्य है। इन सभी चीज़ों का समन्वय, समन्वित रूप नाटक में वे आवश्यक मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक को परिभाषित करते हुए कहा है कि काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक कहते हैं। इसका नायक कोई महाराज या ईश्वरांश या प्रत्यक्ष परमेश्वर होना चाहिए। रस, श्रृंगार एवं वीर, अंक 5 के ऊपर और 10 के भीतर, आख्यान मनोहर और अत्यंत उज्ज्वल होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय तक नाटक का जो आधुनिक स्वरूप है, जो हमें प्रसाद युग से दिखाई देता है, तो प्रसाद युग के पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों तक, भारतेंदु हरिश्चंद्र तक नाटक का आधुनिक स्वरूप निर्धारित नहीं हो पाया था। आज हम जिस विधा को नाटक कहते हैं उसका स्वरूप सामने नहीं आया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी नाटक के वही तत्व, वही विशेषताएं बताई है जो संस्कृत काल से चली आ रही थी। इसका नायक कोई महाराज या ईश्वरांश या प्रत्यक्ष परमेश्वर होना चाहिए। राम, कृष्ण, इस तरह के जो पात्र लिए जाते थे, उन्हीं पात्रों को लेकर नाटक लिखने पर यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बल दिया है। उसे कोई महाराज होना चाहिए, ईश्वर का अंश होना चाहिए, या वह प्रत्यक्ष परमेश्वर भी हो सकता है। रस, उन्होंने वीर और श्रृंगार पर बल दिया है। नाटक में जो रस है वह वीर या श्रृंगार होना चाहिए। उसमें कुछ अंक होना चाहिए और अंकों की संख्या 5 के ऊपर होनी चाहिए, 5 से अंक अधिक होने चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। आख्यान मनोहर, उसकी जो कथा है वह मनोहर होनी चाहिए और अत्यंत उज्ज्वल होनी चाहिए। आधुनिक काल में आकर के जो बाबू गुलाब राय हैं, उन्होंने नाटक को इस प्रकार परिभाषित किया। नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं है, वरन सजीव प्रतिलिपि है। बाबू गुलाब राय ने काफ़ी कुछ आधुनिक तत्वों को इसमें शामिल करते हुए अपनी बात कही है। वे कहते हैं कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में समेट करके और सजीव पात्रों द्वारा एक सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। जो नाटक है वह जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं है, वह कोई सांकेतिक अनुकृति नकल नहीं है, वरन सजीव प्रतिलिपि है। अर्थात उसमें समाज का ही प्रतिबिंब है, हमारे आसपास का ही प्रतिबिंब उसमें रहता है। बाबू गुलाब राय ने नाटक के तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उसकी कुछ विशेषताएं भी बताई है कि नाटक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले वे कहते हैं उसमें कथानक होता है, किंतु उस कथानक में पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषता रहती है।
नाटक में कथानक तो होता है, लेकिन उस कथानक को सीधे सीधे प्रस्तुत नहीं किया जाता। उस कथानक में पात्रों का विशेष महत्व होता है, पात्रों की विशेष भूमिका होती है। उस कथानक को पात्र ही प्रस्तुत करते हैं और उस कथानक में पात्रों के चरित्र का उद्घाटन ही प्रमुख रूप से किया जाता है। तो उस कथानक में पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषता रहती है। दूसरे वे बताते हैं, यह कथानक कवि द्वारा कहा नहीं जाता, वरन अभिनेताओं के कथोपकथनों, भावभंगिमाओं और क्रियाकलापों द्वारा रंगमंच पर घटित होता हुआ दिखाया जाता है। जैसे कहानी, उपन्यास, इनके जो कथानक होते हैं उनमें सीधे सीधे कथा कही जाती है, कथानक को कहा जाता है। लेकिन नाटक इन विधाओं से अलग है। तो इसमें जो कथानक है वह कहा नहीं जाता, बल्कि जो संवाद हैं, जो पात्रों की भाव भंगिमाएँ हैं, जो उनके क्रियाकलाप हैं, उनके माध्यम से रंगमंच पर घटित होता हुआ दिखाया जाता है। घटनाक्रम के रूप में कथानक चलता है। तीसरे, यह कार्य किसी उद्देश्य से किया जाता है। जो नाटक है उसकी रचना किसी न किसी उद्देश्य से होती है। उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वह सामाजिकों में रस संचार करना हो। सामाजिक जो पाठक हैं, दर्शक हैं, श्रोता है, उनमें रस संचार करना, उनको रस की अनुभूति कराना, यह भी नाटक का उद्देश्य हो सकता है। या फिर सामाजिक समस्याओं को उपस्थित करना, किसी न किसी समस्या को उठाना, उसकी ओर अपने सामाजिकों का ध्यान आकर्षित करना, यह भी नाटक का उद्देश्य हो सकता है। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, अर्थात रस संचार करना हो सकता है या फिर समस्या को उपस्थित करना हो सकता है, अथवा दोनों ही हो सकते हैं। इस प्रकार संस्कृत आचार्यों से लेकर के आधुनिक विद्वानों तक ने नाटक के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया है। इन विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, जो लक्षण बताए हैं, इनके आधार पर कथानक, संवाद, उद्देश्य, अभिनेता आदि तत्वों से समन्वित स्वरूप को ही नाटक में शामिल किया जाता है कि इन तत्वों से जो समन्वित रूप है, इन तत्वों से समन्वित रूप जो जिस विधा में दिखाई देता है, वही वास्तव में आधुनिक अर्थों में नाटक है। नाटक का जो स्वरूप है धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। आधुनिक काल में अगर हम देखते हैं तो जो नाटक का स्वरूप है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। जो विशेषताएं, जो परिभाषाएं इन विद्वानों ने दी हैं, ये परिभाषाएं आज के नाटकों पर पूरी तरह लागू नहीं की जा सकती, लेकिन जो नाटक का स्वरूप इन्होंने बताया है वह काफ़ी हद तक नाटक के स्वरूप को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। धन्यवाद।